दोस्तों, भारत आज के वक्त में तेजी से तरक्की कर रहा है। अपनी काबिलियत के दम पर वो अपना लोहा भी मनवा रहा है, जिसे दुनिया मान भी रही है। लेकिन उसके बाद भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण है कि इतनी काबिलियत होने के बाद भी भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट नहीं मिली है, जबकि भारत की गिनती उन देशों में होती जो शक्तिशाली होने के साथ साथ दुनिया में अपना प्रभाव भी रखते हैं। इसके बावजूद भी भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाई है। तो आज की वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि क्यों भारत को वीटो पावर से दूर रखा जा रहा है, क्यों उसे ये ताकत नहीं दी जा रही है, क्यों भारत उसे आज हासिल नहीं कर पा रहा है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वीटो पावर होता क्या है। दोस्तों, वीटो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि मैं अनुमति नहीं देता हूं। यानी कि इसका मतलब किसी काम के लिए रोक लगाने से है। जब किसी देश के पास वीटो पावर होता है तो वो किसी मुद्दे पर विरोध कर सकता है। इसके साथ ही वो किसी देश के प्रस्ताव के खिलाफ अपनी सहमति नहीं रखते हुए अपना वोट रख सकता है, चाहे प्रस्ताव कैसा भी क्यों ना हो, किसी के हित में ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, आज तक भारत को वीटो पावर नहीं मिल सका है। जब भी भारत अपना कोई प्रस्ताव रखता है तो चीन अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे खारिज कर देता है, जिसके आगे भारत भी कुछ नहीं कर पाता है। इसका उदाहरण हमेशा देखने को मिलता है। जब भारत और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का मुद्दा उठता है तो चीन भारत के खिलाफ जाकर अपना वीटो इस्तेमाल करके उसे खारिज कर देता है। वहीं भारत के दोस्त रूस की बात करें तो वो हमेशा से ही भारत के पक्ष में रहता है। साल 1957 में कश्मीर के मुद्दे पर रूस ने भारत का साथ देते हुए वीटो पावर का यूज किया था। इसके अलावा कई मुद्दों पर भी रूस भारत के साथ ही खड़ा रहता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन जिस वीटो पावर पर इतना उछल कूद मचाता है वो ताकत भी भारत की ही दी हुई है। ये सब कैसे हुआ, इस बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की ताकत के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च डिफेंस बॉडी कहा जाता है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। कोल्ड वॉर के कारण काफी समय तक सुरक्षा परिषद कमजोर रहा था, लेकिन कांगो वॉर और कोरियाई युद्ध के समय इसने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कई देशों में जरूरत के मुताबिक शांति मिशन भी भेजे गए थे। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। इसके स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन है। इसके स्थायी सदस्य के पास ही वीटो पावर मौजूद है। वीटो पावर से वो किसी भी प्रस्ताव या फिर फैसले पर रोक लगवा सकते हैं। इसके साथ ये काउंसिल दुनिया की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर फैसला लेती है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों में योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा इसमें शामिल 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसके लिए वोट कराया जाता है। इस तरह से ये सदस्य हर 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। वहीं इसकी सदस्यता बाद में बढ़ाई भी जा सकती है। इसके लिए स्थायी सदस्यों के साथ साथ बाकी के देश भी वोटिंग करते हैं, लेकिन वीटो पावर इन 5 स्थायी सदस्य देशों के पास ही मौजूद रहती है। अस्थायी देशों के पास वीटो पावर नहीं होती है, लेकिन उसे वीटो पावर चाहिए तो ये देखना होता है कि कितने देशों ने उसके पक्ष में वोट किया है। वैसे वीटो पावर के लिए 9 देशों का वोट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ ये भी जरूरी है कि ये 5 स्थायी सदस्य का वोट भी इसमें शामिल हो। अगर एक भी स्थायी सदस्य अपना वीटो का इस्तेमाल करता है, उस अस्थायी देश को वीटो पावर नहीं मिल सकती है। बस यही मामला भारत के साथ हो रहा है। यहाँ 4 स्थायी सदस्य तो भारत के साथ हैं, लेकिन चीनी ड्रैगन अपनी वीटो का इस्तेमाल करके भारत के सामने परेशानी खड़ी कर देता है। उसे वीटो की पावर नहीं मिल पाती है। दरअसल चीन चाहता ही नहीं है भारत भी महाशक्तिशाली बने। इसी जलन के कारण वो भारत के पक्ष में वोट करता ही नहीं है। इसके अलावा अस्थायी सदस्यों को 2/3 देशों के बहुमत की जरूरत होती है। इसके अलावा इस देश के पास पैसा भी ज्यादा होना चाहिए, जिससे वो कमजोर देशों की सुरक्षा में अपनी सहभागिता दे सके। वहीं भारत इस मामले में पीछे नहीं है। वो हमेशा से कोशिश करता रहता है कि कैसे भी दूसरे देशों की मदद की जाए। इसका उदाहरण कोरोना काल के दौरान भी देखने को मिला था। तब भारत ने श्रीलंका, भूटान, नेपाल समेत करीब 150 देशों की मदद की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत ने चीन को वीटो पावर का मौका क्यों दिया, खुद क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1942 में जब संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र बना था, तब उसमें 26 देश शामिल हुए थे, जिसमें भारत भी शामिल था। और ये अपनी गांधीवाद नीति के कारण मजबूत स्थिति में भी था। तब जवाहरलाल नेहरू अंतरिम विदेश मंत्री थे। ऐसे में उनके पास ताकत के साथ साथ जिम्मेदारियां भी थीं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसका खामियाजा आज भारत को भुगतना पड़ रहा है। और ये सब उसने चीन से दोस्ती होने के कारण किया था।
भारत ने ही चीन को वीटो पावर दिलवाई थी, तब भारत को नहीं पता था कि यही चीन आगे चलकर उसे ही डसने वाला है। लेकिन आज के टाइम में मोदी सरकार सत्ता में आई हुई है, जिसमें नेहरू के टाइम की कोई भी समाजवादी नीति नहीं दिखती है। वो सिर्फ अपने देश के लिए ही सोचती है और कड़े फैसले लेती है। फिर वो चाहे धारा 370 को लागू करना हो, ट्रिपल तलाक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, मोदी सरकार पूरे दमखम के साथ फैसले लेती है। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भले ही कई अच्छे फैसले लिए हों, लेकिन उनके कुछ फैसलों ने देश को परेशानी में डाल दिया है। कहा जाता है कि नेहरू ने ही संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकराई थी और अपनी सदस्यता चीन को दे दी थी। नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की थी। तब पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के उद्भव के बाद से चीन का प्रतिनिधित्व चांग काई शेक के रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन करता था। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों के बीच गृह युद्ध चल रहा था। बाद में माओ भागकर ताइवान चले गए, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यह सीट देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त भारत के प्रतिनिधि BN राव थे, यूएनएससी के प्रेसिडेंट भी थे। तब अमेरिका को लगा कि चीन की जगह भारत को लाया जाए। तब अमेरिका ने कहा कि यूनाइटेड नेशन में चीन को ले लिया जाए, लेकिन सुरक्षा परिषद में नहीं, वहीं उसकी जगह भारत को ले लिया जाना चाहिए। लेकिन नेहरू ने कहा कि चीन एक महान देश है, उसे शामिल नहीं करना गलत होगा। वहीं इस मामले को लेकर 1950 को नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जो उस वक्त अमेरिका में भारत की राजदूत थी, उन्होंने नेहरू को लिखा था कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय में बात चल रही है कि अमेरिका की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता चीन की जगह भारत को लिया जा रहा है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तब नेहरू ने कहा कि तुमने लिखा है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट से चीन को हटाकर भारत को बैठाने का प्रयास कर रहा है, तो हम इसे अप्रूवल नहीं करेंगे, क्योंकि हम चीन के साथ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इससे चीन के साथ भारत के मतभेद हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय इसे पसंद नहीं करेगा, लेकिन हम उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते जिससे किसी देश को ठेस पहुंचे, क्योंकि भारत और चीन भाई भाई हैं। वहीं 1955 में सोवियत प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन ने कहा था कि भारत चाहे तो सुरक्षा परिषद में सीटों की संख्या बढ़ाकर 5 की जगह 6 कर सकता है। तब नेहरू ने कहा कि जब तक चीन को यूएनएससी में स्थायी सीट नहीं मिल जाती है, तब तक वो भी इसमें अपनी स्थायी सीट नहीं चाहता है। तब रूस ने भारत को सुरक्षा परिषद में 6ठे नंबर पर शामिल करने की भी बात कही, लेकिन नेहरू अपनी बात पर अड़े रहे। इस मामले का जिक्र कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने अपनी एक किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि साल 1953 में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका के लिए इंडियन मॉनरे डॉक्ट्रीन की परिकल्पना की थी, लेकिन नेहरू ने अमेरिका के इस प्रयास को खारिज कर दिया। भारत में कई कूटनीतिज्ञों ने इस बारे में लिखा है कि नेहरू ने अमेरिका के संयुक्त सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अमेरिका उस वक्त भारत को अपने पक्ष में करना चाहता था, लेकिन नेहरू नहीं माने। वो अपनी आइडियोलॉजी को विश्व राजनीति में स्थापित करना चाहते थे, जिसके कारण ही उन्होंने चीन को इसकी स्थायी सदस्यता दिला दी और भारत को पीछे छोड़ दिया। नेहरू पर आइडियोलॉजी का इतना भूत सवार था कि वो चीन को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दिलवाने का ढोल पीटने लगे। वहीं भारत के इस कदम से अमेरिका नाराज हो गया। दोस्तों, उस वक्त भी अमेरिका दुनिया की महाशक्ति था, लेकिन नेहरू अमेरिका की आलोचना करते थे। वहीं ये भी कहा जाता है कि चीन में जब कम्युनिस्ट का शासन था और चीन के स्थापक माओ गरीबों के नेता हैं, जिनका लक्ष्य जनता को रोटी, कपड़ा और मकान का हक दिलाना है। इस कारण से भी नेहरू चीन को आगे लाना चाहते थे, लेकिन साल 1950 में ही सरदार पटेल ने नेहरू को चीन से सावधान रहने के लिए कह दिया था। उन्होंने कहा कि भले ही हम चीन को दोस्त मानते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट चीन की अपनी आकांक्षाएं हैं, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन नेहरू नहीं माने और चीन ने वही किया जिसका सबको डर था। आज वही तिब्बत को गायब करने के बाद हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपकर उसके ही इलाकों पर नजर गड़ाई हुई है। इतना ही नहीं, भारत की विदेश नीति का उस दिन मजाक बनाया गया जब भारत ने अमेरिका से हथियारों की मदद मांगी। वहीं अमेरिका के रणनीतिकार ने यह कहकर मना कर दिया कि नेहरू ने हमेशा से अमेरिका की आलोचना की है। वहीं तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी ने भारत की मदद की। तब नेहरू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इतने सालों बाद भारत की मेहनत रंग लाई है और ये उम्मीद जगी है कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य की सीट हासिल हो सकती है। अब ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस ने भारत के पक्ष में वोट किया है। वहीं रूस तो हमेशा से ही भारत के साथ खड़ा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका भी चाहता है कि भारत इसका स्थायी सदस्य बने। वहीं भारत ने अपनी दावेदारी को मजबूत किया है। हमारी हमेशा से दूसरों की मदद करने की नीति रही है और साथ ही हम शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हुए विश्व को अपना परिवार मानते हैं। दोस्तों, भारत के अलावा जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका यूएनएससी में स्थायी सदस्य की दावेदारी करते हैं, जिन्हें भी भारत हल्के में नहीं लेता है। लेकिन भारत के रास्ते में चीन ही रोड़ा है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत इसका स्थायी सदस्य बन पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।